एस्थमा अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो तो फिर उसकी क्या मैनेजमेंट है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अस्थमा की सेम वही मैनेजमेंट है जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की है। ओके। वही ब्रोंकोडायलेटर्स इनहेलर जो पहले ले रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है प्रेगनेंसी में। उस पे प्रेगनेंसी पे, बच्चे पे, माँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुड इवनिंग एवरीवन। सेहत के इस टॉक शो आपकी सेहत में मैं गुलियफ्शा विक्टर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हमारी थर्ड एपिसोड की गेस्ट डॉक्टर खौला इफ्तिखार अहमद थी, जिन्होंने हमें फेफड़ों की बीमारियाँ, उनके मसाइल का हल बताया। हम उनके निहायत शुक्रगुजार हैं कि वो इसी टॉपिक को हमारे साथ एक दफ़ा फिर कंटिन्यू करेंगी। थैंक यू डॉक्टर खौला, आपने हमारे लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजरी आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी। पेशेंट्स देखे होंगे आपने यकीनन जी ईद में भी। बिल्कुल। तो घर वालों का क्या रिस्पांस होता है जब आप त्यौहार में भी उनको छोड़ के मरीज़ देख रही होती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस है। थोड़ा ज़ाहिर है अपनों के साथ ईद नहीं गुजरती तो अफसोस तो होता है, लेकिन इस बात की खुशी भी होती है कि हम किसी के काम आ रहे हैं इस तरह के दिनों में भी। यकीनन डॉक्टर खौला, आप जैसे लोग और जो मेडिकल से रिलेटेड हैं या जो क्रूशियल लाइफ को हैंडल कर रही हैं, वो सब खुदा ने उनको चुना है कि हम उसके लोगों की मदद करें, और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बरकत है। बेशक। थैंक यू डॉक्टर खौला, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए एक दफ़ा फिर वक्त निकाला कि आप हमारी नाजरीन को जो टॉपिक्स हमारे रह गए थे हम उनको डिस्कस करें। यू ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। डॉक्टर खौला, एस्थमा हमारी कम्युनिटी में या हमारे माशरे में बहुत कॉमन है, तो इसकी क्या वजह है और इसमें मरीज़ क्या महसूस करता है और वो किस तरह राहत हासिल कर सकता है? देखिए, एस्थमा बेसिकली दमे की बीमारी जिसको हम कॉमन्स में कहते हैं, ये एक सांस की बीमारी है जो कि किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसकी जो शुरुआत होती है वो बचपन से ही होती है। और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव होती है कि अगर माँ या बाप या बहन भाई किसी को अगर दमे का मसला है तो चांसेस काफ़ी हद तक हैं कि ये चीज़ आगे जनरेशन में भी ट्रेंड कर सकती है। इसमें बेसिकली ये होता है कि जब कभी भी मौसम चेंज होता है, जैसे सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी, या इन्वायरमेंट चेंज होता है, उसकी वजह से, धुएं की वजह से, मिट्टी की वजह से, बाज़ औक़ात परफ्यूम की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से हमारी जो जिस्म होते हैं, जो हमारे जो सांस की नालियाँ होती हैं वो सिकुड़ती हैं। तो जब वो सिकुड़ती हैं तो मरीज़ को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये सांस लेने की प्रॉब्लम इस हद तक आगे जा सकती है कि जो है मरीज़ को ऑक्सीजन की बहुत हद तक कमी हो और मरीज़ गुनूदगी या बेहोशी में भी जा सकता है। इसमें सिर्फ सांस लेने में तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि सीने में एक घुटन सी महसूस होना, सीने से सीटी जैसी आवाज़ आना, खांसी होना, बलगम होना, बाज़ औक़ात ये चीज़ अगर इन्फेक्शन की वजह से हो तो बुखार होना, ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो कॉमन होते हैं। ओके, तो डॉक्टर साहबा, इसमें फिर मरीज़ लॉन्ग टर्म आई थिंक ब्रोंकोडायलेटर्स पे होते हैं जी, और हमारे यहाँ मेरे ख्याल में से लोग सही से नहीं लेते हैं वो जो इन्हेलर होता है। जी बिल्कुल। तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो किसी भी बीमारी को मैनेज करने के लिए उसकी तशख़ीस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ काफ़ी लोग हल्की लेते हैं, और थोड़े बहुत भी अगर कोई मसले होते हैं तो उसको सिर्फ ये सोच के कि शायद मौसम तब्दील हो रहा है, उसकी वजह से नज़ला हो गया है, ज़ुकाम हो गया है, खांसी हो गई है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो खुद से ही अपना इलाज करते हैं या हकीमों के पास चले जाते हैं, या फिर फार्मेसी से खुद ही जो है वो दवाएँ ले लेते हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। क्योंकि अगर इस बीमारी को बर वक्त तशख़ीस ना किया जाए तो इसको मैनेज करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि विद टाइम हमारी सांस की नालियों में सूजन आने के बाद वो सूजन मुस्तकिल परमानेंट तौर पर हो जाती है, और फिर हम किसी भी किस्म की कोई दवाएं दें तो वो उस पर असर नहीं करती। इसमें जो बेसिक मसला होता है वो ये होता है कि सांस की नालियाँ सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में मसला होता है, और सांस की नालियों में सूजन आ जाती है। तो इसकी ट्रीटमेंट में भी हमें वही दवाएं देनी होती हैं जो कि सांस की नालियों की सूजन को कम करे, और जो फेफड़ों की या सांस की जो नालियाँ सिकुड़ रही हैं उनको डायलेट करने में मदद करे, जिनको हम ब्रोंकोडायलेटर कहते हैं। ये ब्रोंकोडायलेटर्स हमारे दोनों फॉर्म में आते हैं, यानी गोलियों के फॉर्म में भी आते हैं और ये इन्हेलर की फॉर्म में भी आते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा डॉक्टर खौला, प्रेगनेंसी में भी सांस फूलता है और एस्थमा में भी सांस फूलता है, तो फिर ये हम कैसे डिफरेंशिएट करें और फिर कैसे उनका हल निकालें? आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात यहाँ पर ज़रूरी है बताना कि देखिए, अक्सर औकात ऐसा होता है कि सांस या दमे का मसला
लोगों को पहले से चल रहा होता है, प्रेगनेंसी से पहले से भी चल रहा होता है। और उन्हें इस बात का अंदाज़ा होता है कि हमें मौसम बदलने पर, सीज़न चेंज होने पर, या किसी भी धूल, मिट्टी, परफ्यूम या फिर कोई कारपेट या इस तरह की कोई भी चीज़ से हमें एलर्जी है, तो उन्हें जब इस बात का अंदाज़ा होता है, वो पहले से दवाएं ले रहे होते हैं, तो अगर वही चीज़ प्रेगनेंसी में वर्स हो जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली वो एस्थमा ही है। अदरवाइज अगर किसी को नहीं ये अंदाज़ा, या बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी में भी एस्थमा हो सकता है, तो उसके लिए बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट टेस्ट हैं जिससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि आया कि ये दमा की वजह से सांस हो रही है, या प्रेगनेंसी में और भी वजूहात हैं जिसकी वजह से सांस होती है, जैसे कि खून की कमी हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना जिसकी वजह से फेफड़ों में पानी भर जाए, उसकी वजह से सांस होना। जैसे जैसे प्रेगनेंसी में वेट बढ़ता है तो प्रेशर इफेक्ट्स की वजह से सांस होना, तो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से सांस हो सकती है। अच्छा डॉक्टर खौला, ट्यूबरक्लोसिस आज भी हमारे माशरे के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया बना है। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, जिसको आम अल्फाज में कहते हैं, तो डॉक्टर साहबा ये क्या है? टीबी एक ऐसा मर्ज़ है जो कि हमारी एक बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। फेफड़ों की टीबी जो होती है वो जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हम किसी भी वजह से इनहेल कर लेते हैं और फिर वो हमारे फेफड़ों में जाकर एक इन्फ्लेमेशन करवाता है। बाज़ औक़ात ये इन्फ्लेमेशन विद टाइम खुद ही बेहतर हो जाता है और मरीज़ को कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होते और वो ठीक हो जाता है। बाज़ औक़ात अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पहले से कम है, और या ओल्ड एज पेशेंट है, या पहले से उनको फेफड़ों की बीमारी है, तो ये चीज़ पर खुद से ठीक नहीं होती और फिर ये अलामात ज़ाहिर करती है। टीबी के अलामात में बुखार का आना, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 2 वीक्स है, 14 दिन। अगर कंटिन्यूस किसी को 14 दिन बुखार आ रहा है, रात में ज़्यादा है और सुबह में दोपहर में कम है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, उसके अलावा सर्दी लगकर बुखार आ रहा है, खांसी है 14 दिन से ज़्यादा, बलगम के साथ खांसी है वो भी 14 दिन से ज़्यादा, वज़न का कम हो जाना, भूख का कम हो जाना, ये वो चंद अलामात हैं जो कि हमें टीबी की तरफ लेकर जाती हैं। तो अगर कोई भी पेशेंट इन अलामात से दो चार हो रहा है तो पहली फुर्सत में उन्हें डॉक्टर को रुजू करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसको हम इलाज के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं, जिसका इलाज है। अच्छा डॉक्टर खौला, चूँकि आप और मैं एक ही वार्ड में हैं, तो तकरीबन पिछले हफ्ते मेरे पास एक कॉल आई, डॉक्टर प्रिया लेके आई, आपकी कोलीग, कि एक पेशेंट है, उसने छालिया उस एस्पायरेट कर गया है जी, बिल्कुल, और उसकी फिजियोथेरेपी करें। तो ये एस्पायरेट मतलब अंदर ले लेना, क्योंकि हम लोग बेहंगम तरीके से खा रहे होते हैं, लेट के खा रहे होते हैं, तो ये एस्पायरेशन ये क्या होती है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं? बेसिकली जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमारी सांस की नाली और हमारे खाने की नाली बिल्कुल साथ साथ लगी हुई है। जब हम खाते हैं तो सांस की नाली उस टाइम पे बंद होती है और खाने की नाली खुल जाती है। इसीलिए कहते हैं कि खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दोनों एक साथ खुल गई या जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो खाने की नाली के बजाय सांस की नाली में चली गई, तो उसको हम एस्पायरेशन कहते हैं। ये एस्पायरेशन ज़रूरी नहीं है सिर्फ खाना हो, ये हम कुछ सिक्रीशंस भी, अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो सिक्रीशंस भी एस्पायरेट हो सकती हैं। कोई मरीज़ अगर बिस्तर पर है, जैसे कि फालिज के जो मरीज़ होते हैं, ठीक है, उनका जो गैग रिफ्लेक्स होता है वो काम नहीं करता, तो जो भी खाने की नाली की जो भी चीज़ें होती हैं वो सांस की नाली में जा सकती हैं, तो वो फेफड़ों में जाके इन्फेक्शन करवा सकती हैं, सांस का मसला करवा सकती हैं, इसको हम एस्पायरेशन कहते हैं। बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर खौला आप ये कह रही हैं कि सबसे पहले तो हमें खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, दूसरा पोजीशन बहुत मैटर करती है, तो क्या हम पोजीशन घर में भी बनाएं कि क्या आधे लेटे हुए खाना खाना सही है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खाना खाने की सही पोजीशन वही है जैसे आप और मैं बैठे हैं। बिल्कुल। अगर कोई मरीज बिस्तर पर है जो कि उठ नहीं सकता फालिज की वजह से या किसी भी और वजह से, तो उनको भी हम कहते हैं कि एटलीस्ट 45 डिग्रीज पे प्रॉप अप करके या जितना 90 डिग्री पे प्रॉप अप करके खिला सकते हैं उतना ज़्यादा बेहतर है। इससे हमारी सांस की नाली की पोजीशन इस तरीके की हो जाती है कि खाना एस्पिरेट करने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। यानी कि ये वो चीज़ है जो एक्वायर्ड है, एस्पायरेशन वो चीज़ है जो एक्वायर्ड है, यानी ये हम खुद अपनी गलत पोजीशन से अडाप्ट करते हैं, तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो नाजरीन, आप जब खाते पीते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, तो आप प्रॉपर पोजीशन जैसे डॉक्टर साहबा बैठी हैं इस तरीके से बैठ के तरीके से खाया करें। अच्छा डॉक्टर साहबा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये फेफड़ों में हवा भर जाना, ये क्या होता है? फेफड़ों में तो हवा ही होती है। फेफड़ों में हवा भर जाना बेसिकली ये एक जो
टर्मिनोलॉजी, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी, उसको न्यूमोथोरैक्स कहा जाता है। जी। और ये फेफड़ों में हवा नहीं होती, ये फेफड़ों की झिल्ली में हवा होती है। जी। क्योंकि जो दोनों फेफड़े हैं, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे उसके बाहर एक झिल्ली बनाई है ताकि वो प्रोटेक्ट रहें, और इस झिल्ली को हम प्लूरा कहते हैं। तो फेफड़ों के अंदर तो हवा होती है, लेकिन फेफड़ों के बाहर जो झिल्ली है उसमें हवा नहीं होती। किसी भी वजह से अगर फेफड़े रप्चर हो जाएं, कोई ट्रॉमा हो जाए, तो इसकी वजह से जब झिल्ली और फेफड़ों के दरमियान में हवा जाती है उसको हम न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। अच्छा, और डॉक्टर साहबा, तो फिर इसका इलाज क्या होता है? मरीज़ को क्या महसूस होता है? मरीज़ को सबसे पहले इसमें जो है वो जिस जगह पे भी हवा भरी है झिल्ली के दरमियान, तो उस जगह दर्द हो सकता है, उस साइड पे दर्द हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा जो है वो मरीज़ जो है वो थकावट का शिकार जल्दी हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि फेफड़ों में हवा भरने की वजह से हो सकते हैं। ओके, और इसी तरह ये फेफड़ों में पानी भर जाना, ये क्या है? इसमें भी हमारे पास यही है कि जिस तरीके से झिल्ले के दरमियान हवा भरती है, वैसे ही झिल्ली के दरमियान पानी भी भर सकता है, जिसको हम प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। और इसी तरीके से फेफड़ों की नसों की में अगर बहुत ज़्यादा पानी हो जाए तो उसको हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन सिम्टम्स दोनों के एक हैं। मरीज़ को सांस लेने में तकलीफ होती है। कॉजेज़ बहुत डिफरेंट हैं। जैसे कि अगर झिल्ली में पानी भर जाता है तो इसमें अगर किसी को जिगर का मसला है, किसी को दिल का मसला है, और दिल आगे की तरफ खून नहीं जो है वो पंप कर रहा है तो पानी भर सकता है। उसके अलावा टीबी की वजह से पानी भर सकता है। खुदा ना खास्ता किसी को अगर कोई कैंसर है तो पानी उसकी वजह से भी भर सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी भर सकता है। अच्छा डॉक्टर खौला, ये COPD ये क्या होता है? ये भी बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। जी बिल्कुल। COPD बेसिकली इसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। और इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और प्रिवेंटेबल वजह जो है वो हमारे पास स्मोकिंग है, जो कि बहुत कॉमन है यहाँ पर। और इसमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सिर्फ एक्टिव स्मोकिंग इसका कॉज नहीं है, पैसिव स्मोकिंग भी इसका बहुत बड़ा कॉज है। और आई थिंक हमने लास्ट एपिसोड में ये सब बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था। जी बिल्कुल। तो फिर इसका कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए? सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटेबल कॉज ही स्मोकिंग है। ना सिर्फ हमें स्मोकिंग क्विट करनी है, बल्कि अगर कोई हमारे सामने पी रहा है तो हमें उसको भी मना करना है, क्योंकि वो तो अपनी सेहत को नुकसान दे ही रहा है, उसकी वजह से हमारी अपनी सेहत भी नुकसानदेह हो रही है। बिल्कुल। डॉक्टर खौला, ये आपने COPD बताया, ट्यूबरक्लोसिस बताया, एस्थमा बताया, और जो दीगर लंग्स की प्रॉब्लम है, क्या हम उनको सिरे से ख़त्म कर सकते हैं? देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि सिरे से ख़त्म हो सकती हैं, बिल्कुल ख़त्म, जैसे कि TB, जैसे कि नमूनिया, जैसे कि इफ्यूजन अगर TB की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, इसको हम एम्पायमा कहते हैं, वो ये चीज़ें हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इनका कॉज अक्यूट है और ये इलाज के साथ बेहतर हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई भी इस तरह की बीमारी है जैसे कि COPD, स्मोकिंग करने की वजह से COPD होता है। स्मोकिंग के अलावा बायोमास एक्सपोजर, जैसे कि लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाने से भी COPD हो सकता है। तो उसमें हमारे फेफड़ों में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो कि हम दवाओं के साथ सिर्फ बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। वक्त के साथ साथ हम बीमारी को रोक सकते हैं, बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। इसीलिए COPD को हम चाहे वो किसी भी स्टेज में आए, चाहे वो फर्स्ट स्टेज हो, सेकंड या थर्ड, तो COPD में सबसे पहली चीज़ हम यही बोलते हैं कि आप स्मोकिंग को रोक दीजिए। स्मोकिंग रोक देने से हम 80% तक मरीज़ को बेहतर कर देंगे, लेकिन उसके अंदर उसकी फेफड़ों की नालियों में जो चेंजेस, जो सूजन आ जाएगी, हम उसको सिरे से ख़त्म नहीं कर सकते। एस्थमा अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो तो फिर उसकी क्या मैनेजमेंट है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्थमा की सेम वही मैनेजमेंट है जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की है। वही ब्रोंकोडायलेटर्स इनहेलर जो पहले ले रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है प्रेगनेंसी में। उस पे प्रेगनेंसी पे, बच्चे पे, माँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेम एज इट इज़ वही इनहेलर्स लिए जा सकते हैं। अगर इनहेलर्स से बेहतर नहीं हो रहा और हम डेल्टा कॉटल जो स्टीरॉइड्स हैं हम 14 दिन का कोर्स करवाते हैं नॉर्मली, तो यही 14 दिन का कोर्स प्रेगनेंसी में भी करवाया जा सकता है। तो ये सारी मेडिसिन सेफ़ हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बहुत सारे लोगों का अगर ये कहना है कि अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो हम इनहेलर नहीं ले सकते या हम डेल्टा कॉटल नहीं ले सकते, तो ये गलत एक सोच है लोगों की। सेम अगर वही दवाओं को जारी रखा जाए तो एस्थमा प्रेगनेंसी में एज सच कोई बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ नहीं देता। डॉक्टर खौला, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, TB हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, तो इसका इलाज कितना है, कितने महीने का है और
किस हद तक ये कारआमद है मरीज़ के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह टीबी का इलाज एक तो पहली बात यहाँ पर मौजूद है, सारी दवाएं यहाँ पर मौजूद हैं ओके। और ये एक क्यूरेबल डिजीज़ है। ओके। फेफड़ों की जो टीबी असल में सिर्फ फेफड़ों की नहीं होती, ये दिमाग की भी हो सकती है, ये पेट की भी हो सकती है, ये स्पाइन की भी हो सकती है, ये जिस्म की किसी भी अज़ा को इफेक्ट कर सकती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट ये टीबी का इलाज होता है। कुछ का 6 महीने होता है, कुछ का 12 महीने होता है, कुछ का 24 महीने होता है। लेकिन सिंपल अगर फेफड़ों की टीबी हो तो उसमें 6 महीने का इलाज जो है वो करवाया जाता है, जिसमें शुरू के 2 महीने में जो है वो 4 दवाएं दी जाती हैं और उसके बाद बाकी के जो 4 महीने कंटिन्यूशन फेज उसमें 2 दवाएं दी जाती हैं। अकॉर्डिंग टू वेट ये दवाएं हम स्टार्ट करते हैं और अगर मरीज़ पाबंदी के साथ बिला नागा दवाएं इस्तेमाल करे तो ये एक टोटली क्योरेबल डिजीज़ है और इसको जो है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो सकती है। ओके डॉक्टर खौला, COPD और ट्यूबरक्लोसिस इनकी डाइट मैनेजमेंट क्या होगी? इस तरह के जो मरीज़ होते हैं, चाहे वो COPD हो या TB, उनमें वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, पेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, मसल मास कम हो जाता है, भूख नहीं लगती है। उसके भी डिफरेंट वजूहात हैं। खुद एक डिजीज़ इटसेल्फ एक ही इस तरह की है जिसमें भूख नहीं लगती, फिर कमज़ोरी इतनी होती है कि वो खा नहीं पाते, फिर बाज़ औक़ात जो दवाएं हम दे रहे होते हैं उससे मुंह में छाले हो जाते हैं तो वो नहीं खा पाते। तो काफ़ी सारे डिफरेंट रीज़न्स हैं। इसमें डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमें पेशेंट की प्रोटीन इनटेक के ऊपर बहुत ज़ोर इसमें देना चाहिए। पेशेंट का कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो एनर्जी है वो आती कार्बोहाइड्रेट से है, तो मेन जो हमारा क्या कहते हैं फोकस होता है वो प्रोटीन के ऊपर और कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर होता है। तो हाई प्रोटीन डाइट इन मरीज़ों में बहुत ज़रूरी है। हाई प्रोटीन डाइट लेने से इनका मसल मास बेहतर होगा, मसल मास बेहतर होगा तो ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बेहतर होगी इससे, क्योंकि कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में डाइट में इस तरह के मौजूद होते हैं जो कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर करने में हेल्प करते हैं। ओके डॉक्टर खौला, नमूनिया ये क्या होता है? हमने एस्पायरेशन नमूनिया तो डिस्कस कर लिया, ये सिंपल नमूनिया क्या होता है? नमूनिया की बीमारी बेसिकली ये एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है और ये जो है वो काफ़ी सारे डिफरेंट हमारे पास बैक्टीरिया हैं जो कि नमूनिया करवा सकते हैं, जिसमें से स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया ऑर्गेनिज्म सबसे कॉमन है जो कि सबसे ज़्यादा कम्युनिटी में नमूनिया करवाते हैं। इसमें पेशेंट के सिम्टम्स बुखार आना, बलगम वाली खांसी होना, इसके अलावा जो है वो सीने के किसी भी हिस्से में दर्द होना, भूख की कमी हो जाना, सांस का मसला होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट 3 to 5 डेज के सिम्टम्स के साथ आएगा, ये इतने लंबे सिम्टम्स नहीं होते। तो इसका इलाज पॉसिबल है, वक्त के साथ अगर हम कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर हम इसको डिले करेंगे या फिर वही सेल्फ मेडिकेशन करके इसको हम डिले करते जाएंगे या प्रोलॉन्ग करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेट होकर झिल्ली में पानी, झिल्ली में पस, इसके अलावा जो है वो दोनों फेफड़ों का इन्वॉल्व हो जाना, जिस्म के बाकी अज़ा का इन्वॉल्व हो जाना, किडनी फेल हो जाना, ये सब चीज़ें हैं जो कि अगर नमूनिया बर वक्त ट्रीट ना किया जाए तो पॉसिबल है। अच्छा डॉक्टर खौला, ट्यूबरक्लोसिस, एस्थमा, नमूनिया या और दीगर लंग्स प्रॉब्लम क्या पेशेंट को बेड पर ले आती है? मतलब क्या वो ऐसा है कि वो बिल्कुल इमोबिलिटी पे आ जाए, चल फिर ना सके, ऐसा कुछ होता है? देखिए, कोई भी बीमारी जिसको बर वक्त जिसका इलाज ना किया जाए, चाहे वो शुरू में छोटी ही क्यों ना हो, उसको इग्नोर किया जाए तो वो बिल्कुल मरीज़ को बिस्तर पर लेकर आ सकती हैं। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और उसकी क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों इसमें इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए फिर वो मरीज़ यकीनन जैसे आप कह रही हैं कि वो दवाइयाँ या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाए और अपनी डाइट पर भी तवज्जो दे, तो वो घर में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ अपनाए कि जिससे वो इतनी वर्सन हालत में ना जाए? देखिए, ये जो एक्टिविटी है पेशेंट हेल्दी रहने के लिए, ये सिर्फ एक मरीज़ के लिए नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसान के लिए भी है। क्योंकि हम जितना हेल्दी, जितना एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो एक्वायर करेंगे उतना बेहतर है हमारे लिए। वो बीमारियां जो कि पुरानी चलती आ रही हैं, जैसे कि एस्थमा हो गया, COPD हो गया, तो उसमें मरीज़ को पाबंदी के साथ अपनी
डॉक्टर के विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर बीमारी का एक स्टेज होता है और उस स्टेज के हिसाब से ही इलाज होता है। क्योंकि अगर स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, उस पर दवाइयाँ कुछ अलग होंगी, मैनेजमेंट कुछ अलग होगी। अगर स्टेज आगे प्रोग्रेस कर गई है तो मैनेजमेंट कुछ अलग होगी। तो रेगुलर डॉक्टर का विजिट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मेडिकेशन के मैं बहुत खिलाफ हूँ, तो वो मरीज़ को बिल्कुल, क्योंकि बहुत बाज़ औक़ात मरीज़ ऐसे होते हैं अस्थमा के भी कि वो दवाएं लेते हैं और अगर जब वो बेहतर महसूस करते हैं तो अपनी दवाएं छोड़ देते हैं डॉक्टर से रुजू किए बगैर। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है कि अगली बार जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो वो उससे बुरी हालत में आते हैं और फिर हमारे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर विजिट्स हैं, रेगुलर दवाओं पाबंदी के साथ दवा लेना है, उसके साथ अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, अच्छी हेल्दी डाइट लेना है और एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। क्योंकि कोई भी बीमारी COPD के अलावा शायद वो भी जब अगर वो बहुत प्रोग्रेस कर जाए, ऐसी नहीं है जो कि आपको एक्टिव लाइफस्टाइल एक्वायर करने से जो है वो रोकती है। तो 15 से 20 मिनट या 20 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे फेफड़ों को ऑक्सीजन एक्वायर करने में हेल्प कर सकती है। अच्छा डॉक्टर खौला, ये आजकल योगा बहुत चल रहा है और मेडिटेशन योगा, डू यू थिंक आप क्या इनको रेकमेंड करेंगी? जी बिल्कुल। ये योगा और ये मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें हमारी फिज़िकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी लाइफ जिस तरह की आजकल है इतनी बिजी, तो उसमें से कुछ वक्त अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए निकाल के सुकून से एक जगह पे बैठकर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत हेल्दी है, तो ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि मेंटली भी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खौला, आपने हमें मुफीद मशवरों से नवाजा। थैंक यू सो मच डॉक्टर खौला। वेलकम। हम उम्मीद करते हैं कि आज डॉक्टर खौला ने जो हमें मुफीद मशवरे और गाइडलाइंस लंग्स की डिजीज़ और हेल्थ को लेकर दिए हैं, आप उन पे अमल पैरा होंगे। मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में एक नए माहिर अमराज के साथ जो हमें मुफीद मशवरे देंगे ताकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तब तक आप देखते रहिए प्रोग्राम आपकी सेहत गुड न्यूज़ कैथलिक TV पर, ज़मीन से आसमान तक।